तो बच्चा देखो हम लोग जो है वैदिक काल को पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे थे और इससे पहले हम आपको पता है किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो भी टॉपिक होता है ऐसे वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी टॉपिक जो पढ़ाते हैं सबसे पहले बोर्ड पर आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझा देते हैं। फिर उसके बाद जो लूसेंट बुक है उसका पोर्शन कवर करते हैं और फिर उसके बाद इस लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जीके जो है हम लोग तैयार करेंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा तो आराम से जीके जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता में हमने पूरा पहले पढ़ा ही दिया है, लेकिन इसमें बस लूसेंट किताब में आप लोग रेफरेंस के तौर पर देखेंगे, कुछ नई बातें भी एक आध पॉइंट मिल जाएंगे तो उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहली इसमें बात अगर देखा जाए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ठीक है, तो ये तो बता ही चुके हैं, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र वहाँ बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया, ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, मध्य एशिया जो है वो किसने बताया था? मैक्स मूलर ने। सबसे पहली बार मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया क्षेत्र को बताया था। आगे देखो, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये सब बातें बता चुके हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, हमने ये भी सब आपको बताया था। आगे देखोगे नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द है ये भाषा समूह को इंगित करता है। ये भी बात बताया था कि आर्यीकरण करने का मतलब संस्कृत सिखाने के लिए जो है ये लोग चल रहे थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आगे क्या लिखा हुआ है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था। सबसे पहले कुल, ग्राम, विश्व, कुल को परिवार कह दो, यहाँ पे कुल लिख दिया है, वो हमने परिवार आपको बताया था। तो कुल, ग्राम, फिर विश्व, जन, जन से बड़ा हो गया था जनपद, और फिर जनपद से बड़ा फिर महाजनपद। ठीक है, फिर राष्ट्र, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ही भी पढ़ना है क्योंकि महाजनपद वो बाद में आएगा, इनके वैदिक काल के बाद में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो यहाँ कितने भागों में लिखा हुआ है? प्रशासनिक इकाई 5 भागों में। कुल यानी परिवार है, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया, जो ग्राम जो है उसके मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामीणी कहलाते थे। ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामीणी। तो ये कुछ पॉइंट थोड़े से अलग हैं। जैसे ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्वपति। तथा जन के शासक राजन कहलाते थे। जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि राजा को राजन कहलाता था या नहीं। ठीक है, जबकि ग्राम के जो मुखिया हैं वो ग्रामीणी और विश्व का जो प्रधान होता था वो विश्वपति कहलाते थे। तो लूसेंट से ये कुछ पॉइंट हमें नए मिले हैं। आगे देखेंगे राज्य के अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो है ये प्रमुख थे। ठीक है, पुरोहित एवं सेनानी जो है ये प्रमुख थे। और आगे लिखा हुआ वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे लिख दिया है। अब ये देखो जो पुरोहित और सेनानी जो है एक तरीके से ये क्या अधिकारी हैं, इनको रतनिंग कहा गया था। आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, नीचे लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ है कि सुत रथकार कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। तो रत्नी की संख्या यहाँ पे कितनी दे दिया है? 12। ठीक है, कितनी हुआ करती थी? 12। आगे देखेंगे, फिर आगे लिखा हुआ पुरप, दुर्गपति एवं स्पस। ठीक है, पुरप कौन होता? तो दुर्गपति, स्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। तो यहाँ पर पुरप का मतलब दुर्गपति मतलब समझते हो? दुर्गपति मतलब जो रहने के लिए, राजा का रहने के लिए जो किला होता था या जो जगह होती थी। ठीक है, तो उसका जो रखवाली करने वाला है उस जगह, उसे पुरप कहते थे। क्या कहते थे? पुरप। तो ये पॉइंट एक नया मिला है। स्पस जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो है गुप्तचर होते थे। तो स्पस कौन है? गुप्तचर। स्पस कौन है? गुप्तचर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, इसके अलावा देखो यहाँ पर और कुछ दिया है, ये एक टेबल बना के दी है। इस टेबल में अगर देख लो कुछ नई बातें दी हैं। तो टेबल में क्या दिया है कि राजा का जो यानी दिशाएं दी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है, और इधर दिया है उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व में जो इनका जो कबीले वगैरह होते थे वैदिक काल में, उसमें राजा को सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम में जो राजा था उसको स्वराष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर में विराट,
मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये यहाँ पे टेबल दी है, आप इसको देख सकते हैं। तो पूर्व में राजा को सम्राट, पूर्व में क्या कहेंगे सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र, तो पूर्व पश्चिम सम्राष्ट्र, इसे सम्राट अपना याद कर लेंगे, और स्वराष्ट्र लगभग एक जैसे मिल रहे हैं, तो पूर्व पश्चिम आप इससे याद कर लेंगे। उत्तर में विराट, उत्तर में क्या हो जाएगा विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। ठीक है, और उत्तर वैदिक शब्द दिया है प्राची, प्रतीची, उदीची, यानी इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द होंगे, तो इनको अपना देख लीजिए, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखो, फिर आगे क्या दिए दे रहा है, लिखा हुआ है वाजपति। वाजपति, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, तो गोचर भूमि मतलब जहाँ पे गाय वगैरह चरती थी, चारागाह होता था। ठीक है, तो चारागाहों के लिए जो कौन सी भूमि है उसकी निगरानी वाजपति करता था। कौन करता था, उग्र। उग्र जो है अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो देखो कितने तरीके, अपराधियों को, सॉरी अधिकारी लिख दिया है, उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपराधियों को पकड़ने का कार्य अब इसी से बना हुआ उग्रवादी। ठीक है, तो उग्र जो है उस समय देखिए अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति जो है, वाजपति, तो क्योंकि वाजपति में पत्ती पत्ती आ रही है ना, पत्ती जो है कौन चढ़ती है, हरियाली से होती है, तो वही आप याद कर लेंगे, गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति है। ठीक है, बाकी पूरब जो है दुर्ग को की देखभाल करता था, दुर्गपति एक तरीके था, और स्पष्ट जो है वो क्या करता था, जनता की गतिविधियों को नजर रखने वाला वो गुप्तचर था। ठीक है, तो ये बातें भी आप आगे याद रखेंगे। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में किसी तरीके के न्याय अधिकारियों का उल्लेख नहीं है। ये बात हमने बताई थी आपको। आगे लिखा हुआ है राजा एवं समिति, सभा एवं समिति, सॉरी सभा एवं समिति, ये दो प्रकार की बताई थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, हमने हालांकि 4 बताई थी, लेकिन ये 2 प्रमुख हैं। ठीक है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, सभा जो है, सभा के अध्यक्ष को, ठीक है, और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। ठीक है, कि सभा और समिति जो है इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आगे लिखा हुआ है स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देखो फिर से आगे क्या पॉइंट है, देखो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ये बात हमने आपको बताई थी। आगे देखो लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि दशराज युद्ध, दशराज के बारे में, युद्ध के बारे में बताया था आपको, दशराज। ठीक है, दशराज इसमें लिख दिया, युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध का कौन वेद में है, 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। और ये युद्ध परुषणी, परुषणी नदी किसको कहते हैं, रावी नदी को। तो परुषणी नदी के तट पर सुदास, ठीक है, एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। सुदास जो है ये एक तरीके से ये कौन है, आर्य है, और 10 राजा यहाँ के जो मूल थे उनके बीच लड़ा गया था, इसमें सुदास जो है वो विजयी हुआ था। तो दशराज का युद्ध जो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुषणी यानी जिसको रावी नदी कहते हैं, ठीक है, उसके तट पे लड़ा गया था, और ये सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये बात तो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा ब्रैकेट में देखो और क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेदांत की संख्या कितनी है, 6। ये सब पढ़ा दिया था आपको है। आगे देखो लिखा हुआ है फिर नेक्स्ट पॉइंट में, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी बताया था, जिसका विभाजन व्यवसाय पर आधारित मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त, पुरुष सूक्त, कौन सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ठीक है, और चतुर्वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। ये बात भी हमने आपको बताई थी, नहीं बताई थी। आगे लिखा हुआ देखो, इसके अलावा और क्या बात लिखी हुई है कि इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से बना हुआ है, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से बना हुआ है, वैश्य उनकी जांघों से बना हुआ है, और शूद्र जो है उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। ये इसी में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था के आधारित पर। ठीक है, आगे देखो आर्यों का जो समाज था, ये भी हमने आपको बताया था, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ये बताया था कि परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि वैदिक काल में जो परिवार का जो मुखिया है उसको क्या कहा जाता था,
हैं, तो परिवार का मुखिया जो है वो पिता होता था, उसे कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप। ठीक है, तो वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया है उसको कुलप कहा जाता था। आगे लिखा हुआ है, स्त्रियां स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ये किसकी बात चल रही है? ऋग वैदिक काल की बात चल रही है। तो इसमें अब पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे लिखा हुआ देखो, ठीक है, स्त्रियों की स्त्रियां यहाँ पे सही थी। आगे लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ है? विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, यानी विधवा विवाह जो है प्रचलित था। आगे देखो, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वेद में। अब स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण भी करती थी। आगे लिखा हुआ है देखो, और ग्रहण करती थी ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी मतलब हाँ, विद्वान जो महिलाएं होती हैं उनको विदुषी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ ऋग्वेद में देखो यहाँ पे याद रखना है कि जो ये पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थी उनका वर्णन है ऋग्वेद में। किसका किसका? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, ठीक है, विश्वास। तो कितनी है? 5। कौन कौन है? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास। फिर से एक बार बोलो इनका नाम। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास। तो ये जो है विदुषी महिलाएं थी, पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इससे पता चलता है कि महिलाएं जो है बिल्कुल वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करती थी। ठीक है, क्लियर? ये आप याद रखेंगे। इधर देखो, इसके अलावा और क्या बताया है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में जो है चुनौती दी थी। तो गार्गी एक महिला है और इन्होंने याज्ञवल्क्य जो विद्वान थे इनको वाद विवाद में चुनौती दी थी। ठीक है, इसके अलावा और देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर अविवाहित रहेंगी, मतलब कुमारी महिलाएं रहेंगी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? अमाजू। अमाजू, ठीक है, क्या कहते थे? अमाजू। आगे लिखा हुआ है, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, तो जीविकापार्जन के लिए मतलब जीवन चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय। अभी भी कुछ लोग अपने नाम के पीछे उपाध्याय लगाते हैं, कास्ट बन गई है, हो गई है। ठीक है, तो जीविकापार्जन के लिए कुछ लोग जो है अपने मतलब वो लोग कहलाते थे उपाध्याय। क्या कहलाते थे? उपाध्याय। और जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी, कुंवारी रहती थी, तो उन्हें क्या कहते थे? अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर एक ये टेबल बना दिया है ये, ठीक है, इसको हमें बताना था लेकिन उसमें नहीं बताया। चलो यहीं पर हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो ये आपको याद रखने हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के नाम इनको रटना है। ये टेबल दी होती है, इनको बीच बीच में आपको रटना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दर्शन शास्त्र की बात किया जाए तो यहाँ पर पहला दिया गया है चवार्क। ठीक है, चवार्क दर्शन। कौन दर्शन है? चवार्क। चवार्क दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो उनका नाम है चवार्क। क्या नाम है? चवार्क। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। तो ये तो याद ही रहेगा, योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि ऋषि रहे हैं। हालांकि उन्हीं के ऋषि के नाम पर ही बाबा रामदेव अपन कंपनी खोली। ठीक है, बात समझ पाए? पतंजलि। तो ये ऋषि रहे हैं जो योग की क्रियाएं होती हैं इतनी सारी, जो योग विद्या है वो खोजी किसने थी? इन्हीं ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने। ठीक है, चवार्क, ठीक है, शास्त्र के प्रवर्तक चवार्क, योग शास्त्र के पतंजलि, सांख्य शास्त्र के संख्या से जुड़ी हुई कपिल। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखना है कि सांख्य शास्त्र दर्शन के जो है प्रवर्तक वो कौन रहा है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक चवार्क, दर्शन के प्रवर्तक चवार्क, और योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। तो इसे अपना याद कर लें, न्याय दर्शन, न्याय जो है गौतम बुद्ध जो है देते थे जो गलत होता था, तो इसे अपना याद कर लेंगे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, चवार्क के चवार्क, योग के पतंजलि, योग के पतंजलि। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता जो ये दिया है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक
बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ये याद रखना है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, तो इसको भी अपना याद रखना है, पूर्व मीमांसा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर लिंक करें कि पूर्व मीमांसा, तो पूर्व जब लिखोगे तो पूर्व में 2 ही अक्षर आते हैं कि नहीं, और उत्तर जब लिखोगे उत्तर में तो 3 अक्षर आ जाते हैं, आते हैं। तो पूर्व मीमांसा छोड़ो मीमांसा तो दोनों में काम आना है। तो पूर्व मीमांसा में पूर्व दिशा में लिखने में 2 शब्द, उत्तर दिशा में लिखने में 3 शब्द। तो जेमा कम आते हैं वो मिनी नहीं कहियो, वो मिनी, तो जैमिनी, इसीलिए इसके प्रवर्तक कौन हो गए, जैमिनी। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी कौन हो जाएंगे, बहुत बार ये पूछे गए हैं ये दोनों, इन दोनों में एक कंफ्यूजन होता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, तो पूर्व छोटा है, उत्तर में बड़ा हो जाएगा, 3 है, तो पूर्व और उत्तर 2 ही है। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। ठीक है, आगे देखो, वैशेषिक, वैशेषिक मीमांसा के प्रवर्तक कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। तो वैशेषिक जो परमाणु की खोज है सबसे पहले यही करी नहीं, और क्या, सबसे पहले जो है बिल्कुल ये सबसे पहले यही ऋषि करी, महर्षि ऋषि कणाद, इन्होंने सबसे पहले परमाणु को खोजा। हाँ, और क्या, सबसे पहले इन्होंने खोजा था। ठीक है, लेकिन जो है कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं। तो वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, तो याद रहेगा। अब एक बार फिर से बोल लेते हैं, बताओ, चवार्क, चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शक के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शक के सांख्य दर्शक के कपिल। सांख्य दर्शक के न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के पूर्व मीमांसा के पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर मीमांसा के और वैशेषिक के कण, वैशेषिक के कण। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जीवनोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाता था टीचर, उसको क्या कहते थे, उपाध्याय। ठीक, आगे देखो, अगला लिखा हुआ है, आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था, आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ठीक है, तो जब आप ये पुराने वो देखो तो सोमरस पीते दिखते हैं। ठीक है, तो आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस। ये वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन है, तो पहला है वास, अधिवास, ऊष्णीस। ठीक है, तो वास, अधिवास, ऊष्णीस। अब ये कैसे वस्त्र थे पता नहीं, इसको तुम लोग जब पढ़ोगे इतिहास को डिटेल में तब वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो आर्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के कपड़ा पहनते थे, 3 प्रकार के, वास, अधिवास, ऊष्णीस। कितने प्रकार के कपड़े पहनते थे, 3, वास, अधिवास, ऊष्णीस। ठीक है, याद रहेगा, वास, अधिवास, ऊष्णीस। और कितने प्रकार के कपड़े, 3, वास, अधिवास और अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहते थे। क्या कहते थे, नीवी। ठीक है, तो अंदर पहनने वाले अंडर गारमेंट्स, तो उनको क्या कहते थे, नीवी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो और कितने प्रकार के कपड़े पहनते थे, 3, वास, अधिवास और ऊष्णीस। और अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी क्या कहते थे, नीवी। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। ठीक, आगे आगे लिखा हुआ है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधक क्या क्या थे, संगीत भी था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था। ठीक है, और लिखा हुआ द्युत क्रीड़ा। द्युत क्रीड़ा ये पता नहीं क्या है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे भाई क्या होगा, आप लोग बताना बाद में। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था और कृषि था, वो आगे आपको बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का, देखो बताया है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, फिर से देखो, गाय को अधन्या, अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड एवं देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो प्रिय पशु कौन था, घोड़ा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। ठीक है, कि आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा था। यहाँ पे जब आपको देगा तो गाय भी दे देगा, तो आप वहाँ पे गाय लगा के आ जाओगे हैं, क्योंकि देखोगे आर्य जो है गाय को सबसे ज़्यादा
इतना तवज्जो दे रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन याद रखना कि आर्यों का जो प्रिय पशु वो कौन है? घोड़ा। और देवता जो रहा है वो इंद्र है। आगे और देखो क्या लिखा हुआ है, आर्यों की खोजी गई धातु, ये बताया था हमने आपको, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कितना बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्यों के द्वारा लोहा को उस समय क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस, जबकि तांबे को लोहित अयस। तांबे को क्या कहते थे? लोहे। अब पेपर में आएगा तो तुम जैसे का लोहे को क्या कहते थे? लोहित अयस। अच्छा यही होगा, लोहा ऐसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? तो लोहित अयस, अच्छा यही लोहा लोहित अयस कहते होंगे। ठीक है, तो याद रखना तांबे को लोहित अयस कहते थे, जबकि लोहे को श्याम। लोहे को क्या कहते थे? श्याम। श्याम मतलब सांवला, तो लोहा सांवला ही तो होता है सांवला। ठीक है, अब स्टील ना देखने को दो तो एकदम गोरा हो जाए। ठीक है, तो लोहा कैसा होता है? सांवला। सांवला का मतलब बस काला काला होता है सांवला। ठीक है, तो इसलिए श्याम अयस लोहे को कहते हैं, बाकी तांबे को लोहित अयस। आगे लिखा हुआ देखो, फिर कह रहा है कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था, प्राप्त हो गया था। ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। ये भी महत्वपूर्ण है कि व्यापार के लिए जो दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? पणी। ठीक है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पणी। ठीक है, याद रखना है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? आगे लिखा हुआ है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है प्रचलित थी। ये भी बात हमने बताई थी आपको कि वस्तु को जो विनिमय किया जाता था लेन देन में। आगे लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नोट क्या कहते थे? वेक नोट। वेक नोट कहा जाता था। क्या कहता था? वेक। तो ऋण दे करके ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नोट कहते थे। क्या कहते थे? वेक नोट। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये दिए हैं कुछ पॉइंट, अपना देख लेंगे इनको धीरे धीरे, और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अपना नोट्स जो बनाओगे उसमें इनको जोड़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा बस देख देना कि एक बार पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा, नहीं तो लूसेंट फिर पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। तो जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? वेक नोट। क्या कहते थे? वेक नोट। ये भी याद रखना है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा जो है किया था। ये बताया था हमने, अग्नि जो है मध्यस्थ था। ठीक है, मनुष्य और देवता के बीच की पूजा करने के लिए अग्नि कौन था? मध्यस्थ देवता था। ठीक है, क्लियर? इसीलिए हवन करते थे, यहाँ से आदमी हवन करते थे, हवन करके ईश्वर तक अपनी बात पहुँचाते थे। बात समझ पाए? एक मत किया था, इसलिए अग्नि को मध्यस्थ देवता जो है कहा जाता था। ठीक, आगे देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। तो ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ। ये भी पॉइंट याद करने के लिए है, क्योंकि वर्तमान समय में गंगा सबसे प्रमुख नदी है और गंगा का केवल ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है कि सबसे जो उस समय नदी मानी गई है प्रमुख वो कौन थी? सरस्वती। और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी कही दे तो सरस्वती। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ? तो सिंधु। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ये भी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में हमने यहाँ पे फिर पढ़ाया था, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। आगे लिखा हुआ देखो, फिर क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, ठीक है, या राजसे यज्ञ, राजसूय लिख दिया, या राजसे यज्ञ, ठीक है, का अनुष्ठान किया जाता था। राज्याभिषेक समय के राजसे या राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय, वर्ण जो है वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ये बात सब हमने आपको बताई थी। इसके ऊपर एक टेबल छूट गई है। ये टेबल में क्या लिखा हुआ है? नदियाँ, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो कि हम पढ़ चुके हैं, और कुछ में यहाँ पे एक आध तुम्हें नई भी मिलेंगी, तो उनको भी आप देख लेंगे। तो प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम विद्युत दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन है वो तो हमने पढ़ा दी थी, और कुछ छोटी मोटी भी नदियों के नाम दिए हैं, तो उनको भी आप देख लोगे। इससे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो सबके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे लूसेंट में आपकी कौन कौन सी दी है? देखो, एक दिया है क्रूब। क्रूब नदी इस समय कुर्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? कुबा, काबुल। ठीक है, तो ये कुबा, काबुल
तो ये का से दोनों हैं, इनको अपना देख लेंगे। तो क्रुब कुर्रम और कुबा काबुल, ठीक है। और वितस्ता तो बताया था, झेलम, वितस्ता बताया था, झेलम ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, अपनी भारत की है ना। आस्किनी चिनाब, आस्किनी जो है इसको चिनाब, परुषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, ठीक है। घग्गर सरस्वती को कहते थे, और यहाँ पे इसका नाम अलग लिख दिया है, दृष्टि, ठीक है। चलो ठीक है। गोमती को गोमल, गोमती का नाम क्या है, गोमल। और सुवस्तु स्वाद, सुवस्तु स्वाद, तो 3 नदियाँ, 4 तो मैं नहीं मिल गई। गोमती को गोमल, ठीक है। सुवस्तु को स्वाद, सुवस्तु को स्वाद, क्रुब को कुर्रम, क्रुब को कुर्रम, और कुबा को काबुल। वितस्ता तो जानते हो, झेलम, अस्कनी चिनाब, परसणी रावी, ठीक है, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, ठीक है। तो ये अपना याद कर लेंगे। आगे देखो, इधर आपका देवताओं के अब नाम लिखे हैं, उनका आय किरा है, वो सब दिए हैं, ठीक है। तो इंद्र देखो सबसे पहले दिया है, वैदिक ऋग वैदिक कालीन देवता, ऋग वैदिक काल के देवता दिए हैं। तो ऋग वैदिक काल के देवता में दिया इंद्र, इंद्र जो है युद्ध का नेता, ठीक है, युद्ध का नेता। और कौन थे, वर्षा के देवता, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, ठीक है। आगे देखो, वरुण, वरुण काय के देवता रहे, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता भी रहे वरुण, ठीक है। विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, ये वरुण है, ठीक। तो पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, और ऋतु परिवर्तन दिन रात के कर्ता थे, ठीक है। आगे देखो, अगला दिया है देव, ठीक है, ये आकाश का देवता सबसे प्राचीन ये रहा है, ठीक है। सोम ये वनस्पति देवता रहा है। आगे ऊषा, ऊषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता है, ऊषा का देवता है, प्रगति एवं उत्थान के देवता है। आश्विन जो है, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, ठीक है। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन है, आश्विन, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आश्विन का के देवता है, विपत्तियों को हरने वाले देवता, ठीक है। पूषण पशुओं को देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान के देवता, ठीक है। तो मारुत जो है आंधी तूफान के देवता हैं, ये भी अपना याद कर लेना है। आगे देखो, कह रहा उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो हल है उसको सिरा कहते थे, और हल रेखा को, हल रेखा मतलब समझ रहे हो, जो हल में डंडा लगा होता है उसको सीता कहते थे, ठीक है। बात समझ पाए। तो हल का जो आगे वाला भाग है वो सिरा, हल देखी हो, तो हल को सिरा, और उसके जो डंडा लगा हुआ पीछे जिसे पकड़ा जाकर सीता कहते थे, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल में, ये तो पढ़ देंगे, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो मुद्रा में ये बता रहे हैं निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल की मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इनके भी नाम आप याद कर लें, निष्क एवं शतमान, ठीक है। सांख्य दर्शन, ठीक, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन रहा है, कपिल, कपिल, हाँ, ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, ठीक है। यज्ञ किसकी तुलना, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। आगे लिखा हुआ है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की, ठीक है। तो क्या करा, ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के
उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। ठीक है, तो व्यवहारिक ज्यामिति तो जानते हो, यही मैथ वाली। ठीक है, तो एक ही रचना कब, दूसरी सदी में भाई, ईसा पूर्व के। ठीक है, आगे और देखो क्या पॉइंट बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबंध, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। सूर्य देवता को सवित्र, ठीक है, सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो विश्वामित्र जो है, इन्होंने लोगों को आहार बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर भारत को आर्यीकरण करने के लिए कौन गए थे? उत्तर भारत का उत्तर, चलो देखो आगे, तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है आर्यीकरण, उत्तर भारत का गौतम राहुगण, दक्षिण का अगस्त ऋषि, इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखो, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है सवित्र नामक देवता के लिए, हाँ, ये सूर्य देवता कहते हैं, तरीके सवित्र देगा लेकिन, ठीक है, सूर्य से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है श्राद्ध की प्रथा, ठीक है, पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, तो श्राद्ध की प्रथा जो है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के जो बेटे हैं, श्राद्ध का मतलब जानते हो, मरने के बाद ना श्राद्ध वगैरह होता है, हाँ, तो वही श्राद्ध जो है, उसकी प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? निमि ने। किसने शुरू की थी? किसके पुत्र थे? दत्तात्रेय ऋषि। तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे जो हैं, उन्होंने श्राद्ध की सबसे पहले बार शुरुआत की थी। आगे लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। देखिए, यहाँ से उत्तर वैदिक काल में ही पक्की ईंटों की शुरुआत हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे पहले, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले कौशाम्बी नगर में जो है पक्की ईंटों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, कौशाम्बी वर्तमान समय में कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है पूरा, मान लो। अब इलाहाबाद में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, देख लेना उसको है। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये बता चुके हैं, ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी सब आपको बता दिए हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये भी बताया था आपको। और वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण ने की थी। तो इतना तुम्हारा जो है ये हो जाएगा वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ पोर्शन। और तो ये लूसेंट के लगभग पॉइंट हमने कवर करा दिए हैं, और साथ ही साथ बोर्ड पर भी कुछ नई बातें आपको बताई, एक्स्ट्रा बातें कुछ वहाँ पे भी हैं। तो सब मिला करके अब कल हम लोग जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के करेंगे। ठीक है।